चलो, आप बोल रहे थे कि क्या प्राइवेट कंपनी लिस्ट करवा सकती है। बेसिकली क्या होता है कि लिस्टिंग के लिए ना सिर्फ आपकी सिक्योरिटीज लिस्ट होती है। ठीक है, सिक्योरिटीज लिस्ट होते हैं कि मैं ये शेयर लिस्ट करवाना चाहती हूँ, मैं वो शेयर लिस्ट करवाना चाहती हूँ। तो ये आपको शेयर्स, डिबेंचर्स कुछ भी लिस्ट हो सकते हैं। जनरली जो लोग पब्लिक के पास जाते हैं उनके लिए तो मजबूरी है लिस्ट करवाना। जो लोग पब्लिक के पास नहीं जाते उनकी कोई मजबूरी नहीं है लिस्ट करवाना। तो इसीलिए जनरली पब्लिक कंपनी के केस में ज्यादा देखा गया है कि पब्लिक कंपनी अपने डिबेंचर्स या अपने शेयर्स लिस्ट करवाती है। यस मानसी। मैम प्राइवेट कंपनी तो मैम पब्लिकली शेयर इशू कर ही नहीं सकती मैम, सिर्फ अपने मेंबर्स को ही कर मैं बोल सकती रही है। हूँ बेसिकली लिस्ट क्या होते हैं, रजिस्टर आपके शेयर्स होते हैं। आपने अपना सामान रजिस्टर करवाना होता है क्योंकि जानकारी चेकिंग तो किसकी होती है, सिक्योरिटी की होती है। ठीक है जी, अब ये सिक्योरिटी की चेकिंग करवाते क्यों हैं, क्योंकि पब्लिक के पास जाना है। तो पब्लिक के पास कौन जा सकती है, पब्लिक कंपनी जा सकती है, इसलिए ये तो लिस्ट करवाती है अपने आप को। ये फालतू में क्यों झंझट ले अपने आप को लिस्ट करवाने का, ये तो जा ही नहीं सकती ना पब्लिक के पास। तो इसीलिए प्राइवेट कंपनीज जो है वो अपने आप को लिस्ट नहीं करवाती। कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि रोक टोक है आपके पास, प्राइवेट कंपनी आपको लिस्ट ना, मतलब लिस्ट हो ही नहीं सकती, कहीं लिखा नहीं हुआ आपको। एक लॉजिकल सेंस बनता है कि जब वो पब्लिक के पास जा ही नहीं सकते तो लिस्ट क्यों हो। तो लॉजिकल है ये सारी चीजें, कहीं आपको स्पेशली लिखी हुई नहीं मिलेगी कि प्राइवेट कंपनी लिस्ट नहीं हो सकती। ओके हाँ जी मानसी। मैम अगर कोई जैसे पब्लिक कंपनी है और वो प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होना चाहती है, तो जो जनरल पब्लिक ने उसमें इन्वेस्ट किया है तो वो उनको वापस करना पड़ेगा कंपनी को? बिल्कुल वापस करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है पब्लिक का प्राइवेट में कन्वर्ट होना। वैसे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका पब्लिक टू प्राइवेट कन्वर्जन आपके इंटर में है, तो इसको वहीं के लिए बचा के रखो। बस इतना समझ लो, इसको ना कानून मतलब कोर्ट्स वगैरह के बहुत चक्कर काटने पड़ेंगे, सबको मनाना पड़ेगा। रूठे हुए होंगे सब लोग कि हमारा पैसा लेके खा रहे हो, तुम प्राइवेट में कन्वर्ट हो रहे हो, तो सबको मनाना पड़ेगा। कुछ पैसे वापस भी करने हो सकते हैं, तो इसका सारा फैसला कोर्ट करता है, एनसीईआरटी करती है बेसिकली। और डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि फिर इंटर में क्या पढ़ोगे। ठीक है, अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। आप में से दो बच्चे पूछ रहे थे कि फर्स्ट और सेकंड पॉइंट का मतलब बता दो। फर्स्ट में क्या है, बायलॉज। बायलॉज मतलब अपने कानून। अपने कानून को बनाना किसके पास है, जो अथॉरिटी अपना कानून बना सकती है। अब स्टॉक एक्सचेंज को अपने आप को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाने थे, इसने बना लिए। स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट कौन करता है, सेबी करता है। तो सेबी स्टॉक एक्सचेंज को जब देखेगी तो इसके कानून पर भी, यानी कि इसके बायलॉज पर पूरी नजर बना के रखेगी। जब इसने इसके बायलॉज पर नजर बनाई हुई है तो ये चेक करेगा, अगर ये सही है तो अप्रूव कर देगा। अगर ये गलत है या इसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है कि कुछ चीजें हैं जो सही नहीं है, तो वो उसको बोलेगा स्टॉक एक्सचेंज को, भाई इसे अमेंड करके लेके आ, इसे चेंज करके लेके आ। तो वो चेंज कर देगा उस बायलॉज में। सिर्फ इतनी सी बात है, या तो अप्रूव करोगे या चेंज करवाओगे, अमेंड करवाओगे। क्लियर? ओके मैम। स्लाइड क्लियर?
मैम मतलब जो ये रूल्स बनाता है वो स्टॉक एक्सचेंज बनाता है और देखने का काम और अप्रूव करने का काम सेबी करता है। हाँ, देखो दो तरह की चीजें हो गई हमारे पास। क्या दो तरह की चीजें हो गई? अब सेबी है, सेबी ने अपने नीचे बनाया क्या? स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अब इस स्टॉक एक्सचेंज को कुछ रूल्स तो मानने पड़ेंगे सेबी के, ठीक है, और कुछ ये खुद के रूल्स बनाते हैं, इंटरनल रूल्स। अब जो इसके इंटरनल रूल्स है ना, ये सेबी के रूल्स को हार्म ना करें, तो इस चीज की जानकारी सेबी रखता है कि इसके इंटरनल रूल्स मेरे रूल्स के ऊपर नहीं होने चाहिए। अगर कहीं पे इसके रूल्स अपने पंख बाहर फैलाते हुए दिखे तो उसके परों को ये काट देगा, भाई इसको अमेंड कर, ये मेरे रूल से बाहर नहीं जा सकता। यानी कि जो सेबी एक्ट लिखा हुआ है वो सर्वोपरि है। सेबी एक्ट सेबी के अंदर सेबी का कॉन्स्टिट्यूशन है एक तरह से। जो सर्वोपरि एक्ट होता है ना, वो पर्टिकुलर एक्ट का क्या होता है? वो पर्टिकुलर एक्ट का वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन, बोल सकते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश का कोई नागरिक कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर जा सकता है? संविधान को खिलाफ जा सकता है? नो मैम। के नीचे जितनी भी अथॉरिटी है वो सेबी एक्ट के खिलाफ नहीं जा सकती। सेबी एक्ट उनके लिए संविधान है, इसीलिए सेबी के पास पूरी पावर है, उसको चेंज करवा सकता है सामने वाले को बोल के, भाई तेरा ये रूल गलत है, इसको चेंज कर। अपने रूल्स रेगुलेशंस तो हम खुद ही बनाते हैं। कभी 12 डायलॉग, माई लाइफ माई रूल्स। फिर पेरेंट्स आते हैं, मैं तुझे बताता हूँ तेरे रूल्स क्या है, घर के रूल्स के खिलाफ नहीं जाएगा। हुआ है कभी आपके साथ ऐसा? चलो जी, आगे काम है हमारे पास क्या? सेबी रोल इन बिजनेस फैसिलिटेशन। सेबी का रोल क्या है बिजनेस फैसिलिटेशन के लिए? तो सेबी जी क्या काम करता है? सेबी काम करता है इंडियन कैपिटल मार्केट को डेवलप करने का। ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, बिल्कुल जी। कैसा कैसा? इशू ऑफ कैपिटल, यानी कि जब शेयर इशू होते हैं तो इसका रोल आता है, हमें पता है ये बात? क्या हमें ये बात यस मैम। फॉर एग्जाम्पल इट फैसिलिटेट्स पब्लिक ऑफरिंग ऑफ कैपिटल बाय द कंपनी। पब्लिक ऑफरिंग ऑफ कैपिटल यानी कि पब्लिक को जो ऑफर की जाए कैपिटल बाय द कंपनी, उसको रेगुलेट कौन करेगा? सेबी। ये वही बात है जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, बस अब इसमें लिख दी। These company are able to access the capital market for their funding requirement. Funding requirement मतलब कंपनी को पैसा चाहिए, कहाँ भागेगी? कैपिटल मार्केट की तरफ भागेगी। It also oversees subsequent trading of their shares on the floor of the stock exchange. It even facilitates overseas entities' desire of participating in Indian capital market and domestic capital market entities' desire of participation in overseas market. It coordinates with the market developments and the regulators aboard. It is responsible for investors' faith in the functioning of the capital market and thus assures the corporates of steady flow of funds. क्या बोल गया ये यहाँ पर? ये बोल गया जी, पैसे की रिक्वायरमेंट है, कहाँ भागो? कैपिटल मार्केट में भागो। कैपिटल मार्केट में आप पहली बार भी शेयर इश्यू कर सकते हो, और पहली बार शेयर करने के बाद, चलो साथ साथ चलते हैं। ये जो थोड़ा घर जैसा दिख रहा है ना, ये हमारी ईश्वर कंपनी है, ठीक है। ये कौन है? हमारी ईश्वर कंपनी। अब वक्त बे वक्त इसे किस चीज की जरूरत पड़ेगी? पैसे की, फंड्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही इसे फंड्स की जरूरत पड़ेगी, इसे क्या दिखेगी? इसे हमारी जनता दिखेगी, ठीक है जी। अब जैसे ही ये जनता दिखी, ये पहुंच गया जी, भाई पैसे दे दे, पैसे दे दे, पैसे दे दे, ठीक है। आस्क फॉर मनी, किससे? जनता से। अब बेचारी भोली भाली जनता क्या करेगी? पैसे दे देगी और बदले में क्या लेगी? शेयर्स लेगी, ठीक है। ये पूरी मार्केट रेगुलेट करने के लिए कौन बना है? मार्केट का काम हो गया ना, एक ने बेचा एक ने खरीदा। इस पूरी मार्केट को कौन रेगुलेट करेगा? सेबी। सेबी, ठीक है। इस मार्केट का नाम बोला गया व्हाट? कैपिटल मार्केट, ठीक है। अब ये जो कैपिटल मार्केट है हमारी डोमेस्टिक भी हो सकती है। डोमेस्टिक बोले तो घर वाली, और हमारे इंडिया के अंदर डोमेस्टिक बोले तो हमारी इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट मतलब दूसरी क्या होगी? ओवरसीज। ओवरसीज बोले तो फॉरेन मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट या फॉरेन मार्केट। अब
डोमेस्टिक मार्केट पे भी कंट्रोल है। अगर कोई फॉरेन का एलिमेंट इंडिया में आके इन्वेस्ट करता है या इन्वेस्टर्स इंडिया के फॉरेन में जाकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दोनों ही लोगों को ये रेगुलेट करता है, यानी कि ओवरसीज वाली भी रेगुलेट कर ली इसने और डोमेस्टिक वाली भी रेगुलेट कर ली। अब ये मत पूछना कि ओवरसीज को कैसे रेगुलेट करेगा, इसके कॉन्सेप्ट बहुत बड़े बड़े हैं, ऐसे ही झूठ बोलना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और कंसेप्ट मैं अभी आपको समझा नहीं सकती उस चीज का, बहुत ही बड़े अलग से कंसेप्ट है। बस इतना याद रखो कि कोई भी मार्केट जो कि सिक्योरिटीज से रिलेटेड होगी, चाहे फॉरेन की हो चाहे इंडियन की हो, तो उसे सेबी के पास जाना ही पड़ेगा, सेबी के पास अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने ही पड़ेंगे। तो दोनों ही मार्केट्स को ये रेगुलेट कर सकता है। दोनों ही मार्केट को रेगुलेट करने के बाद सिर्फ एक ही चीज है जो सामने आती है, फंडिंग रिक्वायरमेंट्स, उसको कंट्रोल कर लेगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि ये चाहे अब्रोड की मार्केट्स हो चाहे हमारी इंडियन मार्केट हो, यानी कि चाहे डोमेस्टिक मार्केट हो चाहे ओवरसीज मार्केट हो, दोनों को ही कंट्रोल करता है। तो दोनों के मीडिएटर्स को भी कंट्रोल करेगा। इंडियन मीडिएटर्स जो है, इंडियन के स्टॉक एक्सचेंज जो है, उनको रेगुलेट करता है, तो फॉरेनर्स के भी करेगा। ठीक है जी। अब ये सब करके क्या हासिल करना चाहता है? भोली भाली जनता का फेथ, क्योंकि उन्हीं के लिए बनाया गया है, इसीलिए ये उनके लिए काम करता है, उनके वेलफेयर के लिए काम करता है, साथ में रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ फंड्स, की सारा का सारा फंड्स इजीली फ्लो करता रहे, यानी कि कंपनीज को पैसा मिलता रहे, लोगों को शेयर्स मिलते रहे, दोनों का भला हो। तो इस चीज की सिचुएशन को कंट्रोल करता है कौन? सेबी। और इसी के साथ हमारा सेबी खत्म एज पर आवर सिलेबस। तो यहाँ पूरे सेबी में कोई डाउट है? मैम जो ये डोमेस्टिक मार्केट और फॉरेन की मार्केट होती है, इसके अंदर सिक्योरिटीज सेम टाइप ऑफ सिक्योरिटीज का सेल परचेज होता है, और नाम या अलग अलग हो सिक्योरिटीज अलग सकते अलग हैं, हो सकते हैं? नाम अलग अलग हो सकते हैं सिक्योरिटीज के। जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, इक्विटी कैपिटल है, शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस है, उनके वहां पर कुछ और हो सकता है, उसको डेरिवेटिव बोल सकते हैं हम, कुछ भी नाम हो सकता है, नाम अलग हो सकते हैं, सिक्योरिटी क्लाइंट्स भी अलग हो सकते हैं, लोन वाली सिक्योरिटी मैम हो सकती फिर हम हमारे स्टॉक एक्सचेंज को फॉरेन की मार्केट पे एक्सेस क्यों? क्योंकि कई बार सिक्योरिटीज वो इंडिया में लाने नहीं देते ना, कई फॉरेन की। है। देखो, दो तरह से इंडिया में आ सकती है। पहली तो वो इंडिया में ही आके बिजनेस कर ले, दूसरी वो रह तो फॉरेन में ही रही है, बिजनेस भी फॉरेन में कर रही है, सिर्फ पैसा इंडिया से ले रही है। तो डिपेंड करता है कि किस तरह से पैसा जा रहा है, और जो तरह से पैसा जाएगा फिर उसी तरह की अपनी सिक्योरिटी होती है। मान लो जी सामने वाली कंपनी ने आके इंडिया में आके अपना एक बिजनेस खोल लिया और इंडिया में आके अपने शेयर लिस्ट करवा लिए, यानी कि एक कंपनी इंडिया में भी खोल ली है, तो भले ही वो फॉरेन कंपनी या इंटरनेशनल कंपनी, लेकिन इंडिया में वो अपने शेयर्स इंडियन कंपनी के जैसे ही लिस्ट करवा सकती है। वो कंप्लीटली ही फॉरेन है, इंडिया में कुछ लेना देना ही नहीं है उसका। तो उस चीज के लिए अलग रेगुलेशंस चलती हैं, अलग रूल्स चलते हैं, जिसको एफडीआई पॉलिसीज बोलते हैं हम यहाँ पे। और हमारे सिलेबस का पार्ट कतई नहीं है, ना हम अभी यहाँ पर समझ सकते डीपली उन चीजों को, उतनी अभी हमारी समझ डेवलप नहीं हुई है, तो इसलिए बताने का कोई फायदा नहीं। यस मैम बोलो। मैम अगर इंडियन कंपनी को फॉरेन में जाकर शेयर सेल करने हो तो इंडियन उसको भी कंपनी रेगुलेट मैम से भी करेगा, या वहाँ का कोई सिक्योरिटी? आवाज नहीं आ रही है तुमको? इतना समझ में आया कि इंडियन मार्केट को कुछ करना है, क्या करना है वो नहीं समझ में आया। अगर मैम फॉरेन में उसको वो करना है, ट्रेड करना है, तो उसको सेबी रेगुलेट करेगा या फॉरेन की अथॉरिटी रेगुलेट? दोनों। यहाँ से जाओगे बाहर तो यहाँ वाले रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे, वहां वाले रूल्स फॉलो करने। वैसे ही कोई कंपनी वहां से आएगी तो अपनी कंट्री के रूल्स भी फॉलो करेगी और दूसरी कंट्री के रूल्स भी फॉलो करेगी। जैसे एक लड़की होती है, शादी के बाद वो अपनी मायके के भी रूल्स देखती है और अपने ससुराल के भी रूल्स देखती है, दोनों को फॉलो करती है। वैसे ही एक कंपनी है जो इंडिया में भी रही, इसके दो घर हो गए, इंडिया हो गया और वो फॉरेन कंट्री हो गई, तो अपने इंडिया के भी रूल्स को चेक करना पड़ेगा और फॉरेन के भी रूल्स को चेक करने पड़ेगा। जैसे एक मायका हो गया, इसका एक ससुराल हो गया, दोनों को खुश रखना है इसको। यस अजय। मैम इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन समझाना। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टर्स फेथ। यस मैम। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टर्स फेथ इन द फंक्शनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट। इसमें समझ क्या नहीं आया? इन्वेस्टर्स का फेथ बना के रखेगी और जो मार्केट में फंड्स फ्लो हो रहा है उसको मेंटेन करेगी। ओके। हाँ जी, मन में। मैम आपने पावर्स ऑफ सेबी में एक कंपेल सर्टेन कंपनीज वाला पॉइंट बताया था, वो रिपीट कर दो एक बार।
ये आम जनता है। इस आम जनता को शेयर्स खरीद, इसके पास बहुत पैसा है, ये हमारी कंपनी है, इस कंपनी को शेयर्स बेचने हैं क्योंकि इसके पास पैसा नहीं, ठीक है। अब ये जो पब्लिक कंपनी है हमारी, ये जाती है आम जनता के पास टू परचेज, नहीं, टू आस्क फॉर मनी, पैसे लेने हैं इसे आम जनता से। आम जनता बोलेगी तुम मुझको शेयर बेच दे, ठीक है जी, सिंपल प्रोसेस हो गया। अब ये कंपनी फ्रॉड हो सकती है, ये कंपनी यहाँ से ऐसा हो सकता है पैसे लेकर भाग जाए, इसका कोई अता पता ना हो। तो इस चीज के चेक करने के लिए हमारे पास एक अथॉरिटी है सेबी। तो सेबी ने जब ये देखा कि भाई ये क्या हो रहा है, लोगों से इन्होंने तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लिया। सेबी बोलता है कि सुन पब्लिक कंपनी, अगर तू पब्लिक के पास जाना चाहती है तो तुझे पहले मुझ तक आना होगा, मेरे पास आना होगा। पब्लिक के पास जाने से पहले तुझे मेरे पास अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा। ऐसा नहीं बोलता वो डायलॉग, वहां जाना है तो तुझे मेरी लाश पे से गुजर के जाना होगा। वैसे ही सेबी के पास रजिस्टर होकर ही जा सकता है। तो सेबी के पास जब वो रजिस्टर होगा, लिस्ट होगा, तभी वो पब्लिक को ये पैसे मांग सकता है और पब्लिक को शेयर बेच सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं सेबी ने उस पब्लिक कंपनी को क्या कर दिया, कंपेल कर दिया, मजबूर कर दिया कि भाई तुझे तो रजिस्टर होना ही पड़ेगा, तेरे पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं, बिना रजिस्टर हुए तू जा ही नहीं सकता। जाएगा तो फंसेगा क्योंकि तूने रूल्स को फॉलो नहीं किया, मैं तेरे ऊपर हैवी पेनल्टीज लगाऊंगा, लोगों को भी ऊपर पेनल्टीज लगेंगी। तो कोई नहीं चाहेगा कि एक अनलिस्टेड कंपनी के साथ व्यापार किया जाए। तो लिस्ट होना उस कंपनी के लिए मस्ट हो जाएगा जब आप साधारण जनता के पास जा रहे हो, आम जनता के पास जा रहे हो उस समय, ठीक है। ओके मैम। ओके जी, सेबी क्लियर? मैम जो आपने लास्ट Yes, पैरा कराया ma'am. है इसको एक बार समराइज कर दो। इसमें कुछ भी नहीं है, इसके अंदर ये लाइन लिखी हुई है कि सेबी रेगुलेट करता है हमारी कैपिटल मार्केट को। कैपिटल मार्केट चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेन हो, अल्टीमेटली काम क्या करना है इसको, अल्टीमेटली काम ये करना है कि इन्वेस्टर्स का फेथ गेन करना है, इन्वेस्टर्स के फेथ का ध्यान रखना है कि उनके साथ कुछ गलत ना हो, प्लस मार्केट में जो फंड फ्लो है वो इजीली होता रहे, मतलब बिना किसी रुकावट होता रहे, सब काम सिस्टमेटिक चलता रहे। बस इतना सा काम है, रोल है जो है सेबी का। क्लियर? यस मैम। बस इतनी चीजें याद रखो, कैपिटल इश्यू के साथ काम होता है और फंडिंग रिक्वायरमेंट्स की तरफ ध्यान देता है, बस इतना ही है इसमें, ठीक है। इस स्लाइड को बंद कर सकती हूँ मैं, सेबी वाली स्लाइड को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब हम अपना नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। नया कॉन्सेप्ट है हमारे पास CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। व्हाट डू यू मीन बाय कंपटीशन? क्लास में कितने कितने बच्चे होते हैं? 40 बच्चे। उन 40 बच्चों में कंपटीशन होता है, मुझे फर्स्ट आना है, मुझे फर्स्ट आना है, मुझे फर्स्ट आना है, होता है कंपटीशन? यस मैम। यस मैम। ऐसे ही हमारी इंडस्ट्रीज में या हमारे इंडिया में 10 लाख से भी ज्यादा बिजनेस है, 10 लाख से भी ज्यादा कंपनीज हैं, ठीक है। अब ये जो कंपनीज हैं, इन लोगों के अंदर होड़ लगी रहती है कि मैं नंबर 1 पे आऊंगी, मैं नंबर 1 पे आऊंगी। उस 10 लाख में से कुछ प्राइवेट हैं, कुछ पब्लिक्स हैं, तो कंप्लीट एक रेशियो जो ओवरऑल बना रहता है वो अराउंड 10 लाख का बना रहता है। तो हर किसी के बीच में एक होड़ लगी रहती है, क्या? कंपटीशन लड़ना है, कंपटीशन लड़ना है, कंपटीशन लड़ना है। अब आजकल का कंपटीशन कैसा हो गया, फेयर है या गंदा हो चुका है? अनफेयर मैम। कंपनी में लगे हुए हैं या एक साथ मिलकर चलने में लगे हुए हैं? अकेले अकेले चलने में लगी हुई मैम। इंडिविजुअल। बस बाय हुक और क्रुक मुझे ही जीतना है, सामने वाले का नुकसान हो रहा है होने दो, मैं जीत गया ना वो काफी है, ऐसा चल रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है। तो क्या ऐसा चलना चाहिए? No, ma'am. नो मैम। नो मैम। इसको ध्यान दिया किसने? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। कहता कि मैं नॉर्मल लाइफ तो रेगुलेट नहीं कर सकता पर बिजनेसेस को जरूर रेगुलेट कर सकता हूँ। कि जितने भी बिजनेसमैन भाग रहे हैं, अगर इनमें से किसी बिजनेसमैन ने एक दूसरे के काम में टांग अड़ाई या जानबूझकर किसी को गिराया तो मैं उसको डिस्क्वालीफाई कर दूंगा, उस बंदे को दोबारा मार्केट में खेलने नहीं दूंगा।
तो ये कौन है हमारा CCI। इसीलिए CCI को ना एक बड़ा प्यारा सा नाम दिया गया है, फेयर रूल सेटलर। क्या नाम दिया गया है? फेयर रूल सेटलर। फेयर रूल सेटलर मतलब गेम्स के सारे रूल्स बड़े अच्छे से सेटल करता है। अगर गेम्स में बेईमानी हो तो फिर गेम खेलने का मजा नहीं आता, कौन जीतेगा कौन हारेगा कुछ नहीं पता, है ना? ऐसा ही होता है ना? यस यस मैम। चलो जी, इसको पढ़ते हैं। इसको पढ़ने के लिए आप सबको स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। वीडियो ऑन करो अपना। चिंटू सिंगला, आर यू देयर इन द Yes, क्लास? ma'am. हाँ, वीडियो ऑन करो अपना। हाँ जी चिंटू, ये फर्स्ट पैराग्राफ Yes, पढ़ो। Competition is contest between organism, animal, individuals, groups, etc. In the context of business, competition is the best means of ensuring that the common man has access to the broadest range of goods and services at the most competitive price. With increased competition, producer will have maximized intensive to innovation and specialized. This would result in the reduced cost and wider choice to consumer. A fair competition in market is essential to achieve this objective. Competition Commission was set up to create and sustain fair competition in the economy that will provide a level playing field to producers and make the market work for the welfare of the consumers. कंपटीशन कमीशन क्यों सेट किया गया? सेटअप टू क्रिएट एंड सस्टेन फेयर कंपटीशन। कंपटीशन का फायदा क्या है? कंपटीशन का फायदा ये है कि आप एक दुकान पर गए, दुकान वाले को बोला भाई साहब मुझे सामान चाहिए। अब दुकान वाला क्या बोलेगा? अगर एक ही दुकान है मोहल्ले में, ठीक है, पुराने समय पर चलते हैं जहां पर ना एक बनिए वाली दुकान होती थी, ठीक है, अब एक दुकान है, सारा सामान उसी दुकान पर मिलता है। अब ये एक दुकान है, सारा सामान इसी दुकान पर आपको मिलेगा, ठीक है। अब इस दुकान के आगे ऐसे लाइन में भीड़ खड़ी है, ये लोग खड़े हैं इसके यहाँ पर लाइन में, ठीक है। अब ये दुकान वाले की मन मर्जी है, कोई सामान बेचना चाहे तो बेचेगा। अगर ये 10 रुपए MRP वाली चीज के 20 रुपए मांग ले या 15 रुपए मांग ले, क्या इस बंदे को देने पड़ेंगे? यस मैम। यस मैम। क्योंकि अकेला दुकानदार है, अब उसको सामान चाहिए तो एक बार तो उसको देने पड़ेगी। वो एक अलग बात है, बाद में कुछ केस हो जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन मार्केट में जनरली इन लोगों से कोई जीत नहीं पाता। 10 की चीज 12 में, 13 में, 14 में, 15 में ऐसे बेचते रहते हैं, और बेचारे लोगों के साथ क्या होता रहता है? अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है। लाइन में भी खड़े हैं, पैसे भी ज्यादा दे रहे हैं, सामान भी बुरा हो रहा है मैम। दुकानदार की मदद से। और ये ना इतना पावरफुल इंसान है, कोई बेचारा छोटी सी दुकान खोलने लगता है, उसकी दुकान को तोड़ देता है, मतलब उसी टाइम गिरा दी इसने उसकी दुकान, क्योंकि पैसा बहुत है अगले के पास, 2 भाड़े गुंडे लेगा और गिरा देता है दुकान, ठीक है। कौन है इतना पैसे वाला हमारे पास? किसकी दुकान है ये? चलो जी, चिंटू की ही दुकान है ये दुकान है चिंटू की। अब चिंटू शक्ल से ही दिखता है थोड़ा सा चालाक, ठीक है। अब ये बेचारा कौन है? कौन है हमारी क्लास में सबसे शरीफ? हरिकेशव। हरिकेशव। चलो, ये दुकान है हमारे पास किसकी? ये थी मोहित गट्टानी की दुकान, ठीक है। मोहित गट्टानी की दुकान किसने तोड़ दी? चिंटू ने तोड़ दी, ठीक है जी। उसके बाद एक बंदे ने हिम्मत और की, किसने? हरिकेशव ने, ठीक है जी। चिंटू आया, 2 गुंडे भेजे, इसकी भी दुकान तोड़ दी। फिर तीसरे बंदे ने दुकान की कोशिश की, दैट इज वैभव गोयल। ये चारों बंदे अपना वीडियो ऑन कर लो। वैभव गोयल। अब इस बंदे की भी दुकान चिंटू ने तोड़ दी। अब जब इसकी दुकान तोड़ी, वैभव को बड़ा गुस्सा आया। वैभव जानता था कि ऐसा मार्केट में जरूर एक ऑर्गेनिजम्स है, या फिर एक, मैं क्या बोलूं, ऐसा जरूर कुछ चल रहा है जिससे कि मेरी दुकान की रक्षा हो सकती है। ये गया कंपटीशन कमीशन एक्ट के पास।
यानी कि कंपटीशन कमीशन के पास गया ये, वहां रोते रोते बोला कि भाई साहब चिंटू ने मेरी दुकान तोड़ दी। बाकी 3 भी ऑन कर लो भाई अपना वीडियो, मोहित गटानी, हरिकेशव एंड वैभव गोयल। तो कंपटीशन कमीशन के पास गया कि भाई साहब चिंटू ने मेरी दुकान तोड़ दी। कंपटीशन कमीशन अगर ये ना होता तो चिंटू का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसे ही दुकान तोड़ता रहता और मोनोपोली एंजॉय करता रहता। ठीक है जी। अब ये जब कंपटीशन कमीशन आया, इसने अपने 2 बंदे भेजे चिंटू के पास, चिंटू की दुकान को लगा दिया ताला और वहां लगा दी सील अपनी, गवर्नमेंट सील। ठीक है। अब ये जो लोग थे ना, ये भी खुशी से नाच रहे हैं, कहते अच्छा हुआ चिंटू गया, इतना बेईमान इंसान था, इतना बेईमान इंसान जिसको कोई हद ही नहीं, अच्छा हुआ गया। मोहित गट्टानी भी खुश, जिसने वीडियो तो ऑन नहीं किया लेकिन दुकान खोल ली। हरिकेशव भी खुश, ऑन है मैम, क्या जिसने दुकान ऑन है मैम, वीडियो ऑन है, दिख तो नहीं दे तुम, वीडियो ऑन है मैम, म्यूट ऑफ कर रखा है ना, म्यूट के कारण आपकी स्क्रीन पे नहीं आ रहे। म्यूट भी ऑन कर लो, बोलना मत बस, ताकि सामने आ जाओ। ऑन है मैम म्यूट। अब मोहित गट्टानी भी खुश हुआ, अच्छा चिंटू तूने मेरी दुकान तोड़ी थी ना, देख मेरी दुकान वापस बन गई। ठीक है। हरिकेशव की भी बन गई, हरिकेशव ने वीडियो ऑन नहीं किया, सेम एज वैभव गोयल की भी बन गई। अब इन तीनों का हौसला देखकर मार्केट में और नए लोग आने लगे। अब ये लोग ना बट गए, 2 इसके पास चले गए, 2 इसके पास चले गए, 2 इसके पास चले गए, और जो मार्केट में और दुकानें खुली होंगी, 2-2 लोग ऐसे इन लोगों के पास जाने लगे। ठीक है। तो इस तरह से सब लोग बट गए आपस में। अब ये लोग मन माने दाम ले पाएंगे, 10 रुपए की चीज 20 में बेच पाएंगे? हो सकता है अगला बंदा 10 की चीज 10 में बेच रहा हूँ। अब ये जितने 6 दुकानदार हैं, 6 में से कोई एक तो ईमानदार होगा। अब वो जो एक बंदा ईमानदार होगा, उस बंदे की ईमानदारी की वजह से इन सबको भी ईमानदारी दिखानी पड़ेगी, वरना इनके कस्टमर बिखर जाएंगे। तो इस कंसेप्ट को कहा जाता है आपका फेयर कंपटीशन। और ये कब हो सकता है? जब मार्केट में कंपटीशन हो, यानी कि और लोगों के अंदर भी काम करने की इच्छा कब आएगी? जब पता है कि मार्केट में मेरे से बेहतर दूसरा बैठा है। अब पहले सिर्फ चिंटू था, चिंटू लोकल सामान लेकर आता था। ठीक है। क्या कहता था, चल 10 वाला सामान है, मेरे तो होलसेल में पड़ता है 4 रुपए का, 15 में बेचूंगा, 6 का वैसे प्रॉफिट, 5 में ऊपर लूंगा, तो 6 और 5 11 रुपए का प्रॉफिट कमाऊंगा 4 रुपए की चीज पे। तो इस तरह से चिंटू काम करता था, गंदा सामान बेचता था, घटिया सामान बेचता था। क्यों? इसको डर नहीं था, मार्केट में कोई दुकान तो है नहीं, लोग जाएंगे कहाँ पर। अब इसका डर क्या हो गया? बढ़ गया। अगर मैंने अच्छा काम नहीं किया ना, तो मेरी दुकान चलेगी नहीं, क्योंकि मार्केट में और लोग भी हैं। तो इस डर को बोला जाता है कंपटीशन। और ये वाला डर कि कहीं दूसरे मुझसे बेहतर ना चले जाएं, ये आपको एनहेंस करता है, एक्सेल करने के लिए जागरूक करता है कि आपको अपना काम आगे भी कंटिन्यू करना है और करते रहना है। क्लियर इतना कि कंपटीशन क्यों जरूरी है? और कंपटीशन में ये जो लिखा हुआ था फर्स्ट पॉइंट आपका कि सस्टेन करता है फेयर कंपटीशन। किस तरह से फेयर कंपटीशन को सस्टेन करता है? मार्केट में जितनी ज्यादा दुकानें, उतना ज्यादा डर, मुझे दूसरे से बेहतर करना पड़ेगा। अब आप लोग इतने सारे बंदे हैं जो सीए में एडमिशन लेते हैं और सीए के पेपर देंगे। अगर एडमिशन लेने वाले बंदे ही 10 हो ऑल ओवर इंडिया, किसी को डर नहीं लगेगा फेल होने का? क्यों लगेगा डर? 10 बंदे तो पास हो ही जाएंगे। लेकिन अब बंदे हैं हमारे पास लाख, 2 लाख, 5 लाख, तब हमें डर लगता है कि हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो हम रह जाएंगे, इसीलिए डर लगता है। कंपटीशन ना हो तो क्या आप लोग काम करोगे? अच्छा ईमानदारी से बताओ, क्लास में 10 बच्चे हैं, सबसे टॉप आने की खुशी महसूस करनी होती है, इसीलिए पढ़ाई करते हो, या मन करता है इसीलिए पढ़ाई करते हो, या फिर ऐसे ही बस पढ़ते रहते हो? अगर इच्छा नहीं है टॉप में आने की तो है इच्छा टॉप में आने की? यस मैम। यस मैम। यस मैम। करने की इच्छा होती है। क्लास में 10 बच्चे होते हैं तो उनके बीच में ना अपने आप ही होड़ लग जाती है, उससे बेहतर करूंगा, उसने कल ये क्वेश्चन पूछा था, मैं आज 2 क्वेश्चन ज्यादा पूछूंगा। तो वो क्यों होता है? आप कंपटीशन लड़ते हो। तो कंपटीशन चाहे जानवरों में हो, चाहे दुकानों में हो, चाहे इंसानों में हो, is the best means that common man has access to the broadest range of goods and services. जितनी ज्यादा दुकानें, उतने ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें हमें देखने को मिलेंगी, नई चीजें देखने को मिलेंगी एट द मोस्ट कॉम्पिटेटिव प्राइस। और अच्छी बात तो ये है, सामने वाला हमसे ज्यादा चार्ज भी नहीं कर पाएगा, कंपटीशन बहुत है। वो नहीं तो कोई और सही। अच्छा तुम नहीं दोगे तो क्या मुझे सामान नहीं मिलेगा? मिल जाएगा, किसी और से ले लूंगा मैं। With increased competition, producer will have maximum incentive to innovate and specialize. अब यहाँ पर क्या होगा? जो अच्छा काम करेगा उसको बेनिफिट्स मिलेंगे,
हमेशा जब कंपटीशन ज्यादा होता है तो जो बढ़िया काम करता है ना उसके पास ज्यादा इंसेंटिव्स आते हैं, ज्यादा प्रॉफिट्स आते हैं, और जो अच्छा काम नहीं करता वो बंद हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। So this would result in reduced cost and wider choice to consumers. A fair market in the market is essential to achieve this objective. Clear है ये first slide? यस मैम। यस यस मैम। यस मैम। का कोई एक्ट नहीं है? इसका एक्ट है। अभी तो मैं सिर्फ आपको कंपटीशन कमीशन की वो समझा रही हूँ कि है क्या ये कंपटीशन। हाँ जी अर्पित। ओके मैम। कंपटीशन कमीशन के एक्ट के पास चलते हैं। कंपटीशन कमीशन एक्ट आया था हमारा कब? 2002 के अंदर, ठीक है जी। अब 2002 में ये एक्ट आया, इसका नाम क्या था? कंपटीशन कमीशन एक्ट। इसमें एक बार अमेंडमेंट भी आई थी 2007 में, जिसका नाम है कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2007, ठीक है जी। इस एक्ट के अंदर एक बनाई गई थी अथॉरिटी जिसका नाम था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये 2003 में बनाई गई थी। 2 में एक्ट आया और 3 में अथॉरिटी आ गई, ठीक है जी। इस एक्ट से पहले भी एक एक्ट होता था हमारे पास जो पहले रेगुलेट करता था। उस एक्ट का नाम है आपका क्या? MRTP एक्ट। MRTP बोले तो मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969। इसी के अंडर एक अथॉरिटी भी बनी थी, MRTP कमीशन बोलते थे उसको, ठीक है। कंपटीशन एक्ट 2002 में आने के बाद ये दोनों ही हमारे क्या हो गए? बंद हो गए। इन दोनों का ही चलन खत्म हो गया क्योंकि ये बहुत ही मतलब बेकार से एक्ट थे। इनका काम क्या था? सिर्फ मोनोपोली को कंट्रोल करना और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करना, बस। उसके अलावा कोई काम नहीं करते थे। लेकिन जब कंपटीशन कमीशन आया, इसने हर तरह से कंट्रोल कर लिया चीजों को। कोई एक दूसरे के खिलाफ वो नहीं करेगा, षड्यंत्र नहीं मचाएगा, कोई सामने वाले को आने से रोकेगा नहीं। तो सारी चीजें इन्होंने क्या की? कंट्रोल कर उसको और स्ट्रेंथन कर दिया। तो उसको बोला गया कंपटीशन एक्ट 2002। इतना क्लियर कि पहले कौन सा रिपील हुआ और नया कौन सा आया? यस मैम। यस मैम। अब ये दोनों साथ में रिपील हो गए कंपटीशन एक्ट 2002 के आने के बाद। और इस एक्ट के अंदर क्या बनाया गया? इस एक्ट के अंदर बनाया गया CCI, ठीक है। ये बना था हमारा 2003 में, तो यानी कि 2002 के साथ ये दोनों ही रिपील हो गए थे। मैम Yes. CCI से पहले कोई नहीं था? CCI से पहले MRTP कमीशन था ना, ये जो MRTP एक्ट के अंदर था। इस पर क्या हुआ? एक्ट और कमीशन एक साथ बंद हो गए और नया एक्ट और नया कमीशन एक साथ इवॉल्व हुए। जैसे ये 2002 वाला आया ना, 1960 वाला एक्ट और कमीशन दोनों ही बंद हो गए। इसने बोला मैं तो अपना नया कमीशन खुद बनाऊंगा, जिसका नाम इसने कंपटीशन कमीशन रख दिया, ठीक है। ठीक है, यस। चलो जी। तो कंपटीशन कमीशन का ही काम पढ़ रहे थे कि क्या करेगा। ये होता है हमारा फेयर रूल सेटलर, जो देखता है कि मार्केट में सारा काम फेयरली हो। यस हिमांशु। मैम एक बार रिपीट कर दो जो बताया मैम, कनेक्शन चला गया था अभी। ठीक है, मैं ये बता रही थी कि जो आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है ये बना था कंपटीशन एक्ट के अंदर। कंपटीशन एक्ट आपका आया था कब? 2002 के अंदर। बोला करो साथ साथ। कंपटीशन एक्ट कब आया था आपका? 2002 के अंदर, ठीक है जी। उसके अंदर जो CCI बना वो कब बना? 2002 में एक्ट आया, 2003। बिल्कुल। अब 2002 से पहले भी एक एक्ट होता था मैम ये 2003 क्या है? MRTP। क्या 2003 क्या डेट है? 2003 की डेट क्या है, मतलब इसमें क्या हुआ था? अच्छा 2003 में क्या हुआ? देखो कंपटीशन का एक्ट आया हमारा कब? 2002 के अंदर। CCI कब आया? इसी एक्ट के अंदर बना, पर थोड़ा टाइम लगा, इसलिए 2003 में ये भी बन चुका था, ठीक है जी। अब इस 2002 में ये एक्ट आया, तो इससे पहले क्या कोई एक्ट था? बिल्कुल था, जिसको बोलते थे हम क्या? MRTP एक्ट
मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट कब बना था? ये 1969 में बना था। धीरे धीरे जब मार्केट डेवलप होने लगी तब हमें कंपटीशन की वैल्यू समझ में आने लगी। तो ये आजादी के बाद भी इसको टाइम लगा बनने में, 1969 में बना। इस एक्ट के अंदर एक कमीशन बनाया गया, वो भी 1969 में बना था, जिसका नाम था क्या? MRTP कमीशन। ये दोनों एक साथ ही मर गए, एक साथ पैदा हुए और एक साथ मर गए। कब मरे? जब कंपटीशन एक्ट 2002 आया। यस सृष्टि? मैम इनके एक्ट और सीसीआई के फॉर्म होने में वो 1 साल का डिफरेंस है, तो तब तक क्या MRTP था? तो रेगुलेट कौन कर रहा था 1 साल तक? 2002 में आया। आप ये बोल रहे हो कि इनके बीच में 1 साल का जो डिफरेंस था, उस डिफरेंस के अंदर क्या होता है कि कोई भी एक्ट जब खत्म होता है तो उसको नया काम करने की परमिशन नहीं मिलती। पुराने एक्ट उसके अंदर चल रहे होते हैं और जब तक नया कमीशन नहीं बनता तो जो पुराना कोर्ट होता है वो उसको एंटरटेन कर देता है। एक ट्रांजिशन टाइम दिया जाता है सबको बीच में, जैसे आपको नोटिस पीरियड दिया जाता है ना कि 6 महीने है तेरे पास, 6 महीने में काम निपटाना है तो निपटा ले, वरना फिर नया एक्ट संभालेगा। तो ज्यादा गैप नहीं था इस एक्ट के बनने में और नए CCI के आने में, इसीलिए कोई डिफिकल्टीज ज्यादा आई नहीं उस टाइम पे। और उसके अलावा हमारे पास जस्टिस का कोर्ट था। हाँ जी हिमांशु? चलो जी, इतना क्लियर कि कौन सा एक्ट मैम कब अगर अब इसमें कोई डेट नहीं दे रखी पर्टिकुलर, तो यही मानेंगे कि 1 जनवरी 2002 में एक्ट आया था और 1 जनवरी 2003 में कमीशन बना था। 1 जनवरी 2002 में आया था और 1 जनवरी 2002 में 2003 में ही कमीशन आया था, मतलब 1 जनवरी को ही डीम करेंगे इसको अगर पर्टिकुलर डेट नहीं दे रखी। पर्टिकुलर डेट आपकी दी हुई है 14 अक्टूबर 2003, तब से ये इफेक्टिव हो गया था। इसके बीच में जो टेन्योर होता है वहां पर आपका लगता है एक ट्रांजिशन टाइम, एक जाता है और दूसरा आता है, तो उसके बीच में ना कुछ टाइम दिया होता है कंट्रोल करने के लिए, उस टाइम को मैनेज कर लेते हैं। और अगर उस टाइम के बीच में भी कोई अथॉरिटी नहीं बनती तो उस टाइम पर क्या होता है, कोर्ट्स तो है ही हमारे पास, यानी कि आपका जब ये CCI बना उससे पहले MRTP क्या हुआ, खत्म हो गया था। तो इसके बनने तक इन दोनों के बीच का जो टाइम था उसको कंपटीशन एक्ट ने संभाल लिया, CA ने संभाल लिया, CA 2002 ने संभाल लिया। और अगर यहाँ पर कोई आपका वो बनता है, केस बनता है, तो आपके पास कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, तो वो लोग हैं। जब तक कोई और कमीशन नहीं होता वो लोग हैंडल करते हैं सारे मैटर्स को, कोई दिक्कत नहीं आती उस चीज में। ठीक है, तो आज का जो काम है वो आपका पढ़ने के लिए है फर्स्ट पैराग्राफ, इसका डेट और ये कब बना था और कब नहीं बना था, किसको रिपील करके बना। मैम हाँ मैम 2007 में क्या हुआ था? अमेंडमेंट आई थी इस एक्ट के अंदर, मतलब एक बार इस एक्ट को अमेंड किया गया, कुछ और चीजें इसके अंदर डाली गई कंपटीशन से रिलेटेड, जैसे कि एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। अब कुमकुम ने एग्रीमेंट कर लिया कि पूरी क्लास में सिर्फ मैं ही डाउट पूछूंगी और कोई डाउट नहीं पूछेगा। अब आप सबको डरा दिया और आप सब डर गए कुमकुम से, तो यहाँ पर कुमकुम ने क्या किया, अपना कंपटीशन खत्म कर दिया, सिर्फ कुमकुम ही छाएगी, यहाँ पर कोई और नहीं छाएगा। तो इस तरह का अगर एग्रीमेंट कुमकुम करती है या आप लोगों को डराती धमकाती है तो कुमकुम के खिलाफ कड़े एक्शन लिए जा सकते हैं। ये सारी चीजें डाली गई 2007 की अमेंडमेंट के अंदर। यस कुमकुम? मैम जो 14 अक्टूबर 2003 को हमारा CCI बना था, तो मैम फिर हम जो ये एक्ट है मैम उसको क्या मानेंगे 14 अक्टूबर 2002? किसको? तो मैम कंपटीशन एक्ट को? यस मैम। नहीं, 14 अक्टूबर 2002 नहीं मानोगी, इसका डेट यहाँ लिखा नहीं हुआ क्या? चलो मैं अगर MCQ में अगर 2 डेट आ गई और ईयर 2002 ही दे रखा है फिर तो आपको 14 अक्टूबर 2003 लेना, डेट फिक्स है इसकी। वो तो इसमें तो फिक्स है मैम। अगर एक्ट उसकी पूछ ली, एक्ट की 2002 वाले एक्ट की मैं आपको बता दूंगी गूगल सर्च करके, आपकी बुक्स में नहीं है तो क्या हुआ, गूगल पे तो सब है। ओके मैम। ओके मैम। ठीक है, चलो जी, तो यहाँ तक अभी अपना क्लियर है, जितना भी पढ़ाया, जितना बताया? यस मैम। यस मैम। मेन आपको एक चीज इसमें, 2 चीजें याद रखने वाली हैं, डेट्स, फेयर रूल सेटलर है और किस लिए बना गया था, फेयर कंपटीशन को मेंटेन करने के लिए, और लेवल प्लेइंग फील्ड। 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके अभी तक करवाए हुए। फुल फॉर्म आता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का, MRTP का, MRTP एक्ट का। यस सृष्टि? मैम इनका लोगो भी याद करना पड़ेगा क्या?
नहीं, लोगो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए रखा था, यहाँ पे आपकी बुक्स में भी नहीं है लोगो।